No, I can't! What the hell are you doing, Constable? No! No, 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 no! नहीं, दिस इज नॉट अ क्लिकबेट। आई एम सीरियस। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है ना, ये जो इंडस वाली सिविलाइजेशन जिसकी हम इतनी ज्यादा बात करते हैं, उसको सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट करने वाला और सबसे पहली बार खोज निकालने वाला जो पर्सन था, वो एक्चुअली हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भागा हुआ एक भगोड़ा था, जिसको बाद में एक ब्रिटिश एजेंट या एक ब्रिटिश स्पाई बना दिया जाता है, और इसका नाम था जेम्स लुइस। ये जो हमारे जेम्स लुइस का किरदार है, वो इतना ज्यादा फेमस जेम्स लुइस की वजह से नहीं, बट उनका जो स्पाई नेम है विच इज चार्ल्स मेसन, इसकी वजह से वो फेमस होते हैं। बिकॉज ये जो चार्ल्स मेसन किरदार है ना, ये हमको हिस्ट्री में बहुत जगहों पे मिलता है, बट जो सबसे क्रूशियल जगह में इसका जो काम होता है ना, जहाँ पे वो एक्चुअली स्पाई का काम करता है, हैपेंस इन द एंग्लो अफगान वॉर्स, वेयर ही एक्ट्स एज एन एजेंट, जो दोस्त मोहम्मद की सारी चीजें और रंजीत सिंह की सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट करते हैं हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। And this was that person who actually came across Harappan civilization for the very first time. See, this is why history is so interesting. हमारी ये जो कहानी है ना, ये शुरू होती है 4 जुलाई 1827 को, जब जेम्स लुइस नामक एक सिपाही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा अभी ये सब काम, मुझे ये लाइफ छोड़ के निकलना पड़ेगा। अभी जो जेम्स लुइस थे, ये थे कौन? जेम्स लुइस आते थे लंदन के एक स्लम एरिया से, और उन्होंने जब वो बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने देखा था कि किस तरह हमारे यहाँ इंग्लैंड से लोग जाते थे इंडिया के अंदर और बहुत सारा भतेर पैसा बना के आते थे, और उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती थी। तो उसी चीज़ को सोचते हुए, दिमाग में रखते हुए, उन्होंने भी ट्राई किया अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करने का। ज्वाइन करा उन्होंने बंगाल आर्मी को पहले, वहाँ के आर्टिलरी डिवीजन के अंदर उन्होंने काम किया, और उसके बाद आपको पता है, इफ़ यू look at the time period from around 1790s to 1820s, जब ये भागने की सोचते हैं, उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश आराम से आफ्टर कॉन्करिंग द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर एंड ऊपर से डीलिंग विद ऑल द एंग्लो मैसूर वॉर्स, वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, और वो जहाँ जाते थे वहीं पे घेराबंदी करके सीज करना शुरू कर लेते थे। एंड उन्हीं काउंटलेस सोल्जर्स जिनका इस्तेमाल किया जाता था इस सीज में, उन्हीं में से एक थे हमारे जेम्स लुइस। इनफैक्ट जेम्स लुइस बड़े ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे जब भरतपुर की घेराबंदी करी जा रही थी। अब इस घेराबंदी के अंदर, और ये जो कब्जा किया जा रहा था भरतपुर को, उसी टाइम पीरियड में, और ये हो रहा था सन 1825 में, उसी टाइम पीरियड में जेम्स लुइस को पता चल गया था कि ये जो नौकरी है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उनके लिए नहीं है। बिकॉज उन्होंने देखा कि भरतपुर सीज के अंदर जब फाइनली भरतपुर को कब्जा कर लिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गैरिसन वहां बिठा दिया, और वहां से जितना भी लूट मिला, उसका जो टोटल वैल्यू था ना, उसमें से करीबन 5.5 से 6 लाख के करीब उनका जो कमांडिंग ऑफिसर थे ना, उनके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, उनका नाम था लॉर्ड कॉम्बेमेयर, उन्होंने करीबन 5.5 से 6 लाख रुपए अपने लिए रखे, और ये जितने भी सोल्जर्स थे उनको 20 से 40 रुपए दिए होंगे। एंड ये सब तब जब इन लोगों ने जी जान से लड़ाई करी, अपना खून पसीना बहाया और इन लोगों की हेल्प करी। तो यहाँ पे जेम्स लुइस को पता चल गया था कि इनकी लाइफ ऐसे नहीं कटने वाली है। अब प्रॉब्लम यही थी कि उस टाइम पे जेम्स लुइस पोस्टेड थे आगरा के अंदर। अब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 4 जुलाई 1827 को रात को ही वहां से फरार हो जाएंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेमस थी अपने नेटवर्क ऑफ स्पाइज के लिए, किस तरीके के जासूस वो रखते थे, किस तरह की जासूसी वो करवाते थे, और ये सब तभी मुमकिन था जब एक बहुत ही डिसिप्लिन सिस्टम वो चला रहे हो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने रेजिमेंट छोड़ा
या अगर आप भाग खड़े हुए तो आपके साथ इतना अच्छे से पेश नहीं आने वाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जेम्स लुइस को ये बात पता थी। अब जब वो भाग खड़े हुए आगरा से, वो उनका आइडिया ये था कि मैं जितना ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाऊंगा वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा उतना कम होता रहेगा। बिकॉज याद रखना, इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी व्यस्त है हमारे मराठास, मैसूर और बंगाल के एरिया में। तो ये जाना चाहते थे उस साइड, वो किसी तरह क्रॉस कर लेना चाहते थे थार डेजर्ट को, बिकॉज उनको पता था कि अगर वो ऊपर से जाते हैं, अगर पंजाब, दिल्ली या पंजाब के रास्ते होते हुए निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा है। तो उन्होंने सोचा कि वो बीकानेर के रास्ते होते हुए थार डेजर्ट को क्रॉस करके उस साइड पहुंचेंगे। एंड यहीं से बॉस ये जो स्टोरी है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। जैसे ही वो थार डेजर्ट क्रॉस करके पहुंचते हैं अहमदपुर के अंदर ये बात फैलने लगती है कि एक इंसान आया है, गोरा इंसान आया है, जो अपने आप को बता रहा है कि उसका नाम चार्ल्स मेसन है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना जेम्स लुइस का चार्ल्स मेसन में, ये हमारी पूरी हिस्ट्री की कोर्स को चेंज करने वाला था। अब हमारे ठहरे ये जो चार्ल्स मेसन, इनकी मुलाकात होती है एक और नए किरदार से जिनका नाम था जोसाया हार्लन। मिस्टर हार्लन जो थे, या डॉक्टर हार्लन जो अपने आप को बुलाते थे, वो एक अमेरिकी ट्रैवलर थे जिन्होंने बड़ा ही कीन इंटरेस्ट ले लिया था अपना इंडिया के अंदर। उनकी भी स्टोरी थोड़ी खतरनाक एडवेंचरर वाली है, बट लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट नाउ। जेम्स जोसाया हार्लन को बात पता थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक डिजर्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इश्तिहार वगैरह इस स्पीड से छपे थे जिस स्पीड से शायद हमारे जेम्स लुइस ने थार डेजर्ट भी क्रॉस नहीं किया होगा। तो जब जोसाया हार्लन मिलते हैं हमारे जेम्स लुइस से, उनको पता चल चुका होता है कि ये चार्ल्स मेसन नहीं, ये जेम्स लुइस ही है। और इसीलिए वो जाके जेम्स लुइस को या हमारे चार्ल्स मेसन को एक प्रपोजल देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, मैं खोज कर रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया की, जो हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे एक टाइम पीरियड में। उन्होंने बहुत सारी सिटीज बनाई थी और इन सारी सिटीज का नाम उन्होंने अलेक्जेंड्रिया रखा था, वही इजिप्ट से शुरू करते हुए एकदम टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। और इन सिटीज के अंदर बहुत सारा धन, बहुत सारा लूट, बहुत सारा ट्रेजर छुपा हुआ है और मैं इनकी खोज करने में आया हूँ। तो अगर तुम मुझे इसकी खोज करने में हेल्प करोगे तो मैं तुमको बख्श दूंगा, मैं तुमको ब्रिटिश सोल्जर्स के हवाले नहीं करूंगा। एंड जेम्स लुइस ये चाहते, हमारे डॉक्टर हार्लन ये चाहते क्यों थे? बिकॉज उनको पता था कि एक ट्रेंड सोल्जर, जेम्स लुइस जैसा एक ट्रेंड सोल्जर, जो ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेंड सोल्जर है, बिकॉज उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बहुत पूरे दुनिया में फैला हुआ था, दैट दिस वाज द बेस्ट मिलिट्री, बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, एज वेल एज द बिगेस्ट ड्रग डीलर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? वो ओपियम ट्रेड्स की बात हम करेंगे व्हेन वी कम टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन मॉडर्न हिस्ट्री, व्हेन वी कवर दैट। बट तो उस टाइम पीरियड में हमारे जोसाया हार्लन को लगा, इफ आई हैव जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मेसन, तो मेरे लिए अच्छा है, मेरी इन एक्सपेडिशंस के लिए अच्छा है। अब चार्ल्स मेसन के पास कोई रास्ता था नहीं, उन्होंने हामी भर दी और फिर वो चल लिए हार्लन के साथ। अब इसी रास्ते में चलते चलते धीरे धीरे हार्लन, चार्ल्स मेसन को ये रियलाइज हो चुका था कि अगर वो हार्लन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहे तो उसके ऊपर जो तलवार पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लटका के रखते थे, वही तलवार अब हार्लन लटका के रखने वाले थे। एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि एक टाइम पीरियड पे वो उनके जो खेमे हैं, जिन खेमों के अंदर ये डॉक्टर हार्लन और उनके करीबन 100 लोगों की सेना रह रही थी, वहां से निकल जाते हैं और वो चले जाते हैं और दूर टुवर्ड्स अदर सिटीज। अब यहाँ पे ये अकेला बंदा अंग्रेज घुल मिलने की कोशिश कर रहा है वहाँ के लोकल लोगों के साथ, जो ऑब्वियसली नहीं होने वाला था। और इसी जर्नी के अंदर वो बहुत सारे नए नए अवतार अपनाते हैं। कभी वो एक फ़कीर की तरह घूमते हैं, लोगों को बोलते हैं कि वो फ़कीर है, क्योंकि उनको पता लगा कि जो फ़कीर लोग होते हैं वो लोगों के ही देन पे और लोगों के ही दिए हुए खाने पे और लोगों के ही दिए हुए चीज़ों पे गुजारा करते हैं। तो फ़कीर की तरह रहना उनके लिए थोड़ा ईजी बन रहा था। बट जब वो किसी एक फ़कीर ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको लगा कि भाई मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है मार्चिंग में, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे बंगाल से आगरा से ग्वालियर मार्च करते थे, तो मुझे कौन सा डिफिकल्टी होगी एक फ़कीर के साथ ट्रैवल करने में। बट बॉस, ही वॉज वेरी रॉन्ग।
उनसे ट्रैवल नहीं करा जाता था बिल्कुल भी, बिकॉज दिस द वे फकीर्स वो ट्रैवल वाज वेरी डिफरेंट। बड़े ही हार्श कंडीशंस, अफगानिस्तान के वहाँ पे ठंडी हवा और एकदम बोन्स को चिल कर देने वाली ठंड जो पड़ती थी, उसमें उनके लिए ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट था। बट एनीवे, हमारे जो चार्ल्स मेसन है वो कभी फकीर की तरह ट्रैवल किए, कभी एक ट्रैवलर की तरह ट्रैवल किया, और कभी उनको एक बार एक अनोखी चीज़ देखी कि ये जो हज पे लोग जाते थे ना इंडिया से अफगानिस्तान के लिए, उन लोगों को बहुत सारा खाना, बहुत सारा संसाधन दिया जाता था दूसरे लोगों के द्वारा, बिकॉज उनको पता था कि ये जो हज पे जाने वाले पिलग्रिम्स हैं वो बड़े ही पवित्र ऑस्पिशियस लोग होते थे और उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिलना बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन उन्होंने भी यही पैतरा अपनाया और उन्होंने बोल दिया कि हम भी हज पे ही जा रहे हैं। अब इस टाइम पीरियड पे चार्ल्स मेसन है, वो धीरे धीरे लोकल लैंग्वेजेस को पढ़ने लगते हैं, लोकल लैंग्वेजेस को अपनाने लगते हैं और सीखने लगते हैं। अब इसी बीच आपकी और हमारी जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो होती है। एक टाइम पीरियड में इसी तरह ट्रैवल करते करते ये पहुंच जाते हैं हमारे महाराजा रंजीत सिंह के एरिया में। महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम के बहुत ही बड़े योद्धा थे। इनफैक्ट महाराजा रंजीत सिंह का जो दबदबा था वो इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद महाराजा रंजीत सिंह से इक्वली बैठ के निगोसिएशन करना चाहती थी, क्योंकि उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा से डर था कि वहाँ से अगर रशियन इन्वेजन हो गया तो हमारा ये जो इंडिया का एम्पायर मैं इधर बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चला जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने सोचा था कि अगर महाराजा रंजीत सिंह को हम अपनी तरफ रख लेंगे तो एटलीस्ट हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को महाराजा रंजीत सिंह के पास भेज रखा था। उन्हीं में से एक ब्रिटिश ऑफिसर के खेमे में पहुंच जाते हैं हमारे चार्ल्स मेसन, जो वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के जो बाकी इंग्लिश ऑफिसर्स हैं उनके साथ में टाइम गुजारते हैं। वहाँ पे वो एक नई स्टोरी बनाते हैं। उनकी नई स्टोरी ये थी कि वो एक अमेरिका से आए हुए ट्रैवलर थे जो बेसिकली हिस्टोरिकल चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। वो जो हमारे हार्लन थे ना, और हार्लन की जो अलेक्जेंड्रिया और अलेक्जेंडर की स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी चार्ल्स मेसन को। और पहली बार उनके पास एक पर्पस था इस लाइफ का। उनके लिए पर्पस ये बन गया था कि वो इन हिस्टोरिक सिटीज़ को ढूंढना चाहते थे। और इसी दौरान इन 1829, 2 साल बाद, जब वो यहाँ से निकल चुके थे उसके 2 साल बाद वो पहुँचते हैं एक विलेज के अंदर जिसका नाम है हरुपिया। अब इस हरुपिया या हरिपिया के विलेज के अंदर जब वो पहुँचते हैं और वहाँ की एरियाज़ को देखते हैं, उनको अचानक से एक बड़ा सा माउंड मिलता है और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एक बहुत बड़े एरिया के अंदर, जिनके बारे में वो अपने उस टाइम पे जो डायरी मेंटेन कर रहे थे, जो बाद में एक बुक की तरह पब्लिश होती है, उसके अंदर उसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है, इस बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत सारी ब्रिक की स्ट्रक्चर्स हैं और ज़रूर यहाँ पे ये किसी न किसी एक एंशिएंट सभ्यता का पार्ट रहा होगा। और ये चीज़ को मेंशन करके आगे निकल जाते हैं। द रीज़न वाई चार्ल्स मेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड मी इज़ बिकॉज नॉट कि उन्होंने ही बिकेम द वेरी फर्स्ट यूरोपियन। ये जो हरुपिया का विलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस हरुपिया विलेज वाज नथिंग बट हरप्पा, राइट? तो ही बिकेम द वेरी फर्स्ट यूरोपियन टू एक्चुअली राइट अबाउट हरप्पा। बट इस इंपॉर्टेंस को हम बाद में देखते हैं। द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ही हैड वाज दैट ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इनके बारे में आगे जाके ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है, स्पेशली ब्रिटिश के जो एक स्पाई मास्टर थे, उस स्पाई मास्टर का नाम था क्लाउड वेड। क्लाउड वेड को पता चल जाता है कि ये चार्ल्स मेसन नहीं, ये जेम्स लुइस है। ये बात है 1837 की, 1837 की बात है। 1835 to 36-37 ये वाला जो टाइम पीरियड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है, बहुत सारी बातें चल रही है अबाउट गेटिंग अफगान अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उस टाइम पीरियड में जो पूरा का पूरा स्पाई नेटवर्क था, उसका जो हेड थे क्लाउड वेड, उनको पता चल जाता है कि ये जो चार्ल्स मेसन है ये एक्चुअली चार्ल्स मेसन नहीं, जेम्स लुइस है। तो वो जाते हैं इस जेम्स लुइस के पास और कहते हैं कि देखो, तुम जो काम कर रहे हो, अगर तुम चुपचाप करना चाहते हो तो तुमको हमारे लिए एक एजेंट बनना पड़ेगा। तुमको वहाँ के जो दोस्त मोहम्मद है,
जो अफगान के उस टाइम पे जो रूलर थे, उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि तुम जाके वहाँ पे एक्सकवेशंस कर सकते हो। इनफैक्ट चार्ल्स मेसन ने वहाँ पे इतनी सारी एक्सकवेशंस करी थी, स्पेशली एट बेग्राम एंड बामियान, जहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इनको मिले थे, राइट। तो उन्होंने बोला, क्लाउड वेड ने इनको बोला कि तुमको हम कंटिन्यू करने देंगे, तुमको फंडिंग भी देंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए, सिर्फ अगर तुम हमारी ये 2 कंडीशंस मान लोगे। कंडीशन 1 था कि तुम हमारे लिए इंफॉर्मेशन देने का काम करोगे कि वहाँ पे क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। ऊपर से जितनी भी तुम खोजबीन करके निकालोगे चीज़ें, वो सारी की सारी ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर जाएंगी, वो सारी की सारी आर्टफैक्ट्स ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर जाएंगी। एंड दिस इज हाउ चार्ल्स मेसन बिकेम अ की इंडिविजुअल इन द एंग्लो अफगान वॉर, जिसकी हम ऑब्वियसली बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द एंग्लो अफगान वॉर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। बट कमिंग बैक टू आवर डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा बाय दिस ब्रिटिश स्पाई एंड बाय दिस ब्रिटिश एजेंट, वी कैन सेफली से दैट ये जो हमारे चार्ल्स मेसन थे 1829 में, उन्होंने पहली बार जिक्र किया था हड़प्पा का। उसके बाद क्या होता है? वेल, उसके बाद वी फाइंड अनदर पर्सन बाय द नेम ऑफ अलेक्जेंडर बर्न्स। अब अलेक्जेंडर बर्न्स जो थे, वो आए थे यहाँ पे, जब इंडिया में आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने के लिए। उनका एक अलग सा ही इंटरेस्ट था इन लोकल लैंग्वेजेस एंड लोकल कल्चर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी इन लोकल स्टडीज़ को करना शुरू कर दिया था, टू अ पॉइंट वेयर ही बिकेम सो गुड कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको एज एन इंटरप्रेटर रख लिया था, राइट। ही वर्कड एज एन इंटरप्रेटर। बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट क्यूरियस केस हियर? उस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चाहते थे वो जो इंडस रिवर है उसकी छानबीन करना और देखना कि उसके अंदर कोई हम कमर्शियल पर्पस से काम कर सकते हैं कि नहीं। अब ये वही टाइम पीरियड जहाँ पे अभी भी महाराजा रंजीत सिंह जो है उनका दबदबा बना हुआ है और वो नहीं देना चाहते हैं ये सारी एरियाज़ को इनको। तो इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, महाराजा रंजीत सिंह के लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे और वो गिफ्ट ले जाने का काम किया था अलेक्जेंडर बर्न्स ने। और इसी गिफ्ट के माध्यम से, इसी गिफ्ट का एक्सक्यूज का इस्तेमाल करते हुए ही बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर्सनल जिन्होंने इंडस रिवर को ट्रैवर्स किया और देखा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया कमर्शियल काम किया जा सकता है। हम पूरी की पूरी रिवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो माल है उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए सारा काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। नाउ अलेक्जेंडर बर्न्स, while he was going to meet महाराजा रंजीत सिंह, also comes across the ruins of हड़प्पा। अब यहाँ पे वो दोबारा वही चीज़ करते हैं वो। एंड अलेक्जेंडर बर्न्स जब उनको ये मिलता है, हड़प्पा मिलता है, दिस इज 1834। हमारे जेम्स लुइस को मिला था ये 1829। एंड इन दोनों को एक दूसरे की खोज के बारे में नहीं पता है, बिकॉज जो जेम्स लुइस की किताब है या चार्ल्स मेसन की किताब है वो पब्लिश होती है 1842 में। तो अब इस टाइम पीरियड में जब हमारे अलेक्जेंडर बर्न्स को ये जगह मिलती है हड़प्पा, वो हड़प्पा के बारे में दोबारा वही चीज़ लिखते हैं, सिमिलर चीज़ें लिखते हैं जो जेम्स लुइस लिखते हैं या चार्ल्स मेसन लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताब ट्रैवल्स इनटू बुखारा के अंदर जिक्र किया था कि किस तरह एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव एंशिएंट सा प्लेस है ये हड़प्पा, और इस हड़प्पा के अंदर बहुत सारे ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, बट अब धीरे धीरे इन ब्रिक स्ट्रक्चर्स का लूट होना शुरू हो चुका है बाय द लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये थी अलेक्जेंडर बर्न्स की कहानी। अभी भी हड़प्पा को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली है जो इंपॉर्टेंस आप और मैं देते हैं। एंड देन एंटर्स द बिग नेम हियर इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। आप लोगों ने अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा, बिकॉज अलेक्जेंडर कनिंघम बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, राइट। नाउ अलेक्जेंडर कनिंघम पहले इनिशियली ही was when he came to India, he joined as an engineer. अब इंजीनियर के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में तुम्हारा काम ही होता है ऑफिशियल ड्यूटीज में दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वॉर एंड वॉर रिलेटेड थिंग्स एज वेल। बट with his background in engineering, with his background in war and other things, उनका एक बहुत बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि अलेक्जेंडर कनिंघम मिले जेम्स प्रिंसेप से। जेम्स प्रिंसेप वही जेम्स प्रिंसेप है जिन्होंने हमारी अशोकन स्क्रिप्ट्स जो खरोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स है उसको डिसाइफर किया था। ये वही जेम्स प्रिंसेप है। और इस जेम्स प्रिंसेप के साथ ये जो मुलाकात हुई थी ना, दैट बेसिकली चेंज द होल ट्रेजेक्टरी ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर आफ्टर मीटिंग जेम्स प्रिंसेप। अब इसी बीच
जब उनको भेजा जा रहा था फॉर अदर इंजीनियरिंग एक्सकवेशंस, स्पेशली इंजीनियरिंग सर्वेज, उस टाइम पीरियड पे, दिस इज अराउंड 1850s की बात है, 1850s के अंदर अब अभी अभी लॉर्ड डलहौजी आए हैं और लॉर्ड डलहौजी ने बात करना शुरू किया है रेलवेज का और रेलवेज की एस्टैब्लिशमेंट करने का। तो तब उस टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला गया था कि आप जाइए, आप एक सर्वे करके लाइए पूरे उस नॉर्दर्न एरिया का और देखिए कि कहाँ कहाँ हम इन रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, Alexander Cunningham went to the site of Harappa in 1853-56 as well. Right, 1853 और 56 दोनों टाइम पीरियड पे गए थे, बट यार अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना, वो बड़े ही फैन बन गए थे ह्यून सैंग और फा हेन के जर्नीज का। अब ह्यून सैंग और फा हेन के बारे में भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। दीज वर दोज चाइनीज पिलग्रिम्स और चाइनीज ट्रैवलर्स जो एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड में उन्होंने विजिट किया था इंडिया के अंदर, एंड दे मेड अ वेरी बिग एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया बैक देन। तो अलेक्जेंडर कनिंघम अपने ही काम के साथ साथ इनकी जर्नीज को ट्रेस करते थे। तो उनको लगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को लगा कि ह्यून सैंग की डायरी के अंदर एक प्लेस का जिक्र था, जो प्लेस का जिक्र बड़ा ही मेल खाता था इस हड़प्पा के डिस्क्रिप्शन से। तो उनको लगा कि ये हड़प्पा साइट इज अनदर बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट। तो 1853-56 के अंदर, ये जो इस टाइम पीरियड के अंदर जब उन्होंने हड़प्पा को देखा और उसकी बात करी, उन्होंने पाया कि हड़प्पा इज बेसिकली अ बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखना, बिटवीन 1835 जब अलेक्जेंडर बर्न्स ने पहली बार जिक्र किया था टिल 1853 जब अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी जिक्र करते हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ पे इतनी चोरियाँ होती हैं। और ये चोरियाँ वैल्यूबल्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो हड़प्पन सिविल जो साइट था उसकी जितनी भी ईंटें थी उनको चुरा के लोग लेके जाते थे अपने घर बनाने के लिए। अब इसका एक्सटेंट मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन 1872 जब हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। बट इस टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर कनिंघम 2-3 चीज़ें नोटिस कर रहे थे और उसी के साथ साथ उनको अचानक से वो सील मिलता है, वही सील जिसके बारे में आपने हर हड़प्पन बुक के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें एक बुल बना हुआ है, यूनिकॉर्न बुल है विदाउट अ हम्प, जिसके ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट से चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि और इट इज engraved a very deep bull without a hump looking to the right with 2 stars under its neck. Above the bull there is an inscription of 6 letters which are quite unknown to me. But here he says that these are certainly not Indian letters, and the bull which accompanies them without a hump is obviously not an Indian bull. Hence, I conclude that this is a foreign seal. अब ये जो बायस उन्होंने डाल दिया था ना अपने इस खोज के अंदर कि ये एक फॉरेन सभ्यता का सील है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आगे आने वाले जितने भी लोगों ने इसके ऊपर छानबीन करी, बिकॉज ये सील धीरे धीरे निकलते गए, जैसे जैसे वहाँ पे काम होता गया वैसे वैसे ये सील्स निकलते गए, और जैसे जैसे ये सील्स निकलते गए लोगों ने यही विश्वास कर लिया कि हो सकता है वो जो वेस्टर्न सभ्यताएं थी हमारी, जो मेसोपोटामिया या टिग्रिस यूफ्रेटिस की सभ्यता है या नाइल घाटी की सभ्यता है, इसी का एक पार्ट रहा होगा ये वाला जो सभ्यता है वो। बट ये भी बाद में आता है इस टाइम पीरियड में अगेन, बिकॉज अलेक्जेंडर कनिंघम के दिमाग में वही बातें चल रही थी अबाउट बुद्धिस्ट साइट, अबाउट फा हेन, अबाउट ह्यून सैंग, कि उन्होंने यही बोल के छोड़ दिया कि दिस मस्ट बी अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री साइट विद बुद्धिस्ट स्तूपास। वो जो बड़े बड़े माउंट्स मिलते हैं उनको उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा का नाम दे दिया, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट अलेक्जेंडर कनिंघम का जो बैकग्राउंड है इट कम्स फ्रॉम डिस्कवरिंग सारनाथ, सांची, तक्षशिला, वैशाली, इन सब के अंदर उन्होंने काम किया था। तो उनका ये जो बुद्धिज्म का हैंगओवर था ना वो पूरी तरह हड़प्पा के ऊपर भी आ रहा था। टिल अ पॉइंट इन 1872 जब वहाँ पे उन्होंने अपना जो पहला रिपोर्ट है वो पब्लिश करा, और उस पहले रिपोर्ट के अंदर ही उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा है, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ये है वो है। बट उन्होंने ये भी बताया कि 1853 में जब मैं पहली बार गया था टिल जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ इन 1872, वहाँ के लोगों ने इतनी लूट करी है वहाँ के रेलवेज़ को बनाने के लिए और वहाँ के घरों को बनाने के लिए कि करीबन जो 100 माइल लंबी जो रेलवे लाइन बिछाई गई है मुल्तान के वहाँ पे, वो पूरी की पूरी इन्हीं ब्रिक्स से आई है। सो यू कैन इमेजिन उस टाइम पीरियड में हड़प्पा कितना बड़ा हुआ करता होगा वर्सेस अब जो हमको मिला है वो, बिकॉज
देखो वहां पे मॉडर्न किल्स जो होते थे ना, जो भट्टियां होती थी, ब्रिक्स की भट्टियां, वो 1920 तक शुरू नहीं हुई थी। तो एकदम इनिशियल टाइम पीरियड से लेकर 1920 तक लोग वो हड़प्पा की ही ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपने घरों को बनाने के लिए। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी हमारी हिस्ट्री वहां पे लॉस हो चुकी है। बट एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, अब कनिंघम के बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट खोज किए जाते हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं डाली जाती यहाँ पे, टिल द पॉइंट व्हेन लॉर्ड कर्जन बिकम्स आवर वाइसरॉय। अब लॉर्ड कर्जन का नाम आप लोगों ने सुना होगा बिकॉज ही वॉज दैट फेनेटिक पर्सन जिन्होंने हमारा जो बंगाल पार्टीशन है उसको बनाया था, राइट? ही वॉज द पर्सन हु गिव बर्थ टू दिस होल बंगाल पार्टीशन, द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन वॉज अ फेनेटिक पर्सन। अभी तक जितने भी हमारे वाइसरॉयज आते थे ना, जितने भी लोगों को वाइसरॉय के हिसाब से अपॉइंट किया जाता था इंडिया के लिए, ये लोग हमारे नॉर्मल ब्रिटिश सर्वेंट्स होते थे और इनका थोड़ा बहुत आइडिया होता था इंडिया के बारे में। बट नहीं, लॉर्ड कर्जन वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। वो जब छोटे बच्चे थे वो तब से इंडिया का वाइसरॉय बनना चाहते थे, टू अ पॉइंट वेयर ही एंडेड अप विजिटिंग इंडिया मल्टीपल टाइम्स इवन बिफोर ही वाज गिवन द वाइसरॉयल्टी। एंड उनके दिमाग में ये था कि वो इंडिया को इतनी अच्छे से जानते हैं जिस तरह कोई और नहीं जान सकता। ये वही लॉर्ड कर्जन है, राइट? बट इसी फैनाटिकल नेचर में दो बढ़िया चीजें करी थी लॉर्ड कर्जन ने जो हमारे लिए बहुत अच्छी थी। One was the passing of an act which is known as the Ancient Monuments Preservation Act in 1904, because Lord Curzon का मानना था कि हमको ये जो इंडियन आर्कियोलॉजी है और इंडियन जो पूरी की पूरी इतनी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, इसको प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That was the first good thing he did. The second good thing that he does is he appoints Sir John Marshall as the Director General of Archaeological Survey of India. In fact, इस अपॉइंटमेंट से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फंडिंग काट दी गई थी, बंद ही कर दी गई थी बाकी बाय अदर वाइसरॉयज, बिकॉज उनको लगा था कि आर्कियोलॉजी करके क्या फायदा है, ये इंडियंस का कोई वजूद ही नहीं है, इंडियंस की हिस्ट्री को देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इंडियंस हैव ऑलवेज बीन अंडर फॉरेन पावर। एंड इसी चीज को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया था। बट ऑब्वियसली कर्जन वाज लाइक, मुझे पता है इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया इज अ वेरी रिच हिस्ट्री एंड दिस एंड दैट, एंड ही दैट्स व्हाई ही वांटेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू एक्चुअली गेन मच मोर प्रोमिनेंस। So he made the first thing that he did was pass the Ancient Monuments Preservation Act of 1904, and he appoints John Marshall. अब John Marshall जो थे, this is the guy who actually looked into Harappa with a very fresh lens. इन्होंने हड़प्पा की तरफ देखना शुरू किया फ्रॉम द आइडिया कि हो सकता है ये जो मेरी सिविलाइजेशन है ये बहुत ज्यादा पुरानी है फ्रॉम व्हाट अलेक्जेंडर कनिंघम और एनीवन एल्स हैड थॉट। बिकॉज लेट्स लुक बैक एट चार्ल्स मेसन को लगा कि ये जो एरिया है वो शायद अलेक्जेंडर का पार्ट हुआ होगा, सो ही डेटेड एट अराउंड 400 BC। सिमिलरली अलेक्जेंडर बर्न्स का भी यही कहना था कि ये शायद उसी टाइम पीरियड या आर्यंस के टाइम पीरियड की सिविलाइजेशन होगी। एंड देन ऑब्वियसली कनिंघम बीइंग द बुद्धिस्ट फैनाटिक आल्सो said that this is again similar to the same time period where Ashoka and Alexander and Megasthenes must have been. But John Marshall was like नहीं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो लैंग्वेज है, this has no resemblance to Sanskrit at all. And ना ही यहाँ का जो कल्चर है has any resemblance to the Aryan culture that came here. तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इन्होंने इस चीज़ की खोज और ज़्यादा करवानी शुरू की। एंड इनफैक्ट ही वॉज द पर्सन जिन्होंने बहुत सारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक दयाराम सहनी, लाइक माधु स्वरूप वत्स, लाइक रखाल दास बैनर्जी, उनको इंस्पायर किया कि आप लोग यहाँ जाइए, यहाँ पे एक्सकवेशन करिए। अब यहाँ पे आई हैव टू mention to you the name of दयाराम साहनी, because दयाराम साहनी was the main guy who excavated हड़प्पा। दयाराम साहनी 3 दिन के विजिट के लिए गए थे 1917 में वहाँ पे हड़प्पन साइट पे, और यहाँ पे उन्होंने खोज करना शुरू की थी। खोज करने के बाद उन्होंने एक प्रपोजल दिया था उस टाइम पीरियड पे कि हम चाहते हैं कि आप अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट इस एरिया को बचा लो, बिकॉज यहाँ पे जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1872 की रिपोर्ट दी थी ना, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कितनी सारी ब्रिक्स की चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी हैं, वो अभी जाके वो सारी की सारी चीजें मिट चुकी हैं। वो जो चीजें उन्होंने अपने मैप में बनाई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम हैड मेड अ मैप ऑफ हड़प्पा वेयर ही हैड मार्क्ड डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट साइट्स जो इस टाइम पीरियड में गायब हो चुकी थी। सो 1917 की बात है जब उन्होंने अपना ये रिपोर्ट दिया था। इनफैक्ट ही राइट्स इन हिज रिपोर्ट दैट अ साइट लाइक वन एट हड़प्पा वुड हैव यील्डेड
countless dwelling houses, religious buildings, and other valuable material relating to the culture and arts of ancient Punjab. But the ruins have been subjected to continued exploitation for bricks by thoughtless railway contractors and villagers. Already before General Cunningham's visit in 1853 AD, the site had furnished brick ballast for more than 100 miles of Lahore and Multan railway line. तो उन्होंने वहीं बोल दिया था कि वो जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बात करी थी ना कि मुल्तान से लाहौर तक के रेलवे लाइन की जितनी भी ईंटें हैं वो सारी की सारी हरप्पन साइड से आई थी, आज वो जाके और ज़्यादा लुप्त हो चुकी हैं. सारे यहाँ के लोकल लोगों ने ये सारी ईंटें कलेक्ट करके अपने यूज़ में डाल दी हैं. तो प्लीज़ प्लीज़ कंजर्व दिस साइट, प्लीज़ डू इट. एंड विथ कमिंग ऑफ जॉन मार्शल ने उनकी बात सुनी एंड ही बिकेम दैट पर्सन हु एक्चुअली एंडेड अप. ये दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से दे फाइनली वर एबल टू कंजर्व द हरप्पन साइट. अब हरप्पन साइट की ये जो स्टोरी है ना, ये बड़ी ही अमेजिंग स्टोरी है इसी वजह से, बिकॉज अगर इन लोगों ने ये रिपोर्ट्स नहीं लिखी होती, अगर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो रिपोर्ट नहीं लिखी होती, और अगर अलेक्जेंडर कनिंघम उधर चार्ल्स मेसन और अलेक्जेंडर बर्न्स की रिपोर्ट्स को पढ़ के हरप्पा नहीं गए होते और उसके बारे में नहीं खोज करी होती, तो हमारे वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे और कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे वो सारी की सारी इस साइट को खोखला कर चुके होते. बट फाइनली इट वॉज सेव्ड, राइट. एंड देयर इज अनदर बिग थिंग दैट जॉन मार्शल डिड. इस टाइम पीरियड पे मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस थे, इनफैक्ट इसके बाद भी जितने भी हमारे हिस्टोरियंस आते हैं, मैक्सिमम लोगों की एक ही थ्योरी होती थी जिसको हम डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं. इस थ्योरी के अंदर कहा जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक्चुअली एक इंडो सुमेरियन सिविलाइजेशन का पार्ट है. यानी कि वो सुमेर या जो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस है, जो हमारी मेसोपोटामियन सभ्यता है, जो हमारी नाइल घाटी की सभ्यता है, कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट रहा होगा. ये कोई अलग सिविलाइजेशन नहीं रहा होगा. एंड इस चीज़ को कंप्लीटली खारिज कर दिया था जॉन मार्शल ने, बिकॉज उन्होंने बोला कि ना ही संस्कृत के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही आर्यंस के साथ कोई ताल्लुक है, और ये जो सिविलाइजेशन है दिस इज प्रॉबेबली फार अर्लियर देन द वैदिक पीरियड. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि यहाँ का जो लैंग्वेज है वो ज़रूर द्रविडियन लैंग्वेजेस के ग्रुप में बिलोंग करता होगा. ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू से कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी एक तरीके की मदर गॉडेस के कल्ट को पूजा करते होंगे, या पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा के कल्ट की पूजा करते होंगे. सो इवन देयर रिलीजन वॉज कंप्लीटली डिफरेंट देन वॉट वी हैव नाउ. एंड दैट इज वाई जॉन मार्शल बिकेम सच एन इंपॉर्टेंट फिगर. उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की वेयर ही स्पोक अबाउट मोहनजोदारो, जहाँ पे उन्होंने खुद जाके एक्सकवेशंस करवाई थी, एज वेल एज ऑल दी अदर दी एक्सकवेशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम पीरियड भी थोड़ा बहुत बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था. ही सेड कि हो सकता है दीज वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बट एटलीस्ट ही डिफाइंड दैट हरप्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिविलाइजेशन इन इटसेल्फ. वो अपने में खुद एक सभ्यता थी. एंड दैट इज वेयर द स्टोरी ऑफ हरप्पा बिगिंस. That is where you and I start talking about the story of Harappa. Now, this is the beginning of our series on Harappa. इस series के अंदर हम in the next 5 to 6 videos हम examine करेंगे actually ये हरप्पन civilization थी क्या. क्या हरप्पन civilization जो नाम है, is that a good name? Because let me tell you, Harappan civilization has been known with very different names as well. उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, बहुत बार घाघर हाकरा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कभी कभी इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. तो इन सारे नामों के पीछे कारण क्या थे? Why were these different names being used, and which was the most appropriate name for us to call this civilization? Because as we've seen, Harappa was probably the very first site that was discovered, but Harappa wasn't the only or the most important site of this Harappan civilization. बहुत सारी sites है, बहुत सारी चीज़ें हैं, and on top of that, this is also the very first time जब हम civilization या सभ्यता वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये पहली बार हो रहा है कि इससे पहले जितनी भी हम बात कर रहे थे, हम संस्कृतियों की बात करते थे, कल्चर्स की बात करते थे, चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक पीरियड की बात करते थे. बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज द टर्म सिविलाइजेशन. तो ये सिविलाइजेशन या सभ्यता होता क्या है, किस चीज़ को हम सभ्यता कहते हैं और किस चीज़ को संस्कृति कहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑल ऑफ दिस विल लुक इनटू the next videos where we start talking about Harappa. So I hope
This interesting story tells you how cool and how important Harappa was and how its discovery made a significant impact in the Indian archaeology scene. So this is it. My name is Arnab Pati and you're watching Arnab Teachers, where we look into history in details and make you question why certain things happened the way they did. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video when we start talking about what a civilization actually is.